हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आपका पेपर सीटेट पेपर वन बहुत अच्छा गया होगा और उसी पेपर वन की मैथ्स की जो पेपर हुए हैं उसमें एनालिसिस लेकर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। आपने बहुत सारी चीजें एनालाइज की होंगी। मैं तो ये कहता हूं कि जितनी चीजें आपने एनालाइज की है बेटा, आप उन चीजों को एक डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि आगे एग्जाम में काम आएगा। क्योंकि जो जो बेसिक गलतियां होती हैं वो बार बार हो जाती हैं। आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे से बच्चों से मैंने इस चीज को पता किया और पूछा, तो बताया कि सर टाइम कम पड़ रहा था। ठीक है ना। किसी ने कहा सर मैथ के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे आ रहा था। तो यही सारी चीजें हैं जो आपने डायरी में लिखी है, उस पर आगे एग्जाम के लिए आप काम करिए और देखिए कि आपने, अच्छा जैसे समझ लो, चलो ठीक है, अपने आप से आप नहीं जान पा रहे हो कि मैंने गलती क्या की। आप क्वेश्चन किया, फिर कहां से नहीं बन रहा था। तो खास करके हमारा जो ये लाने का पर्पज है कि आप अपने आंसर की मैच कर लीजिए, पहला नंबर। दूसरी चीज ये देखिए कि आप क्वेश्चन आपने कहां से गलती हो रही है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा था। सपोज दैट कोई क्वेश्चन नहीं बना आपसे, गलती कहां हो रही थी। ठीक है ना। तो पेपर वन की जो मैथ्स है उसकी एनालिसिस करेंगे हम यहां पे। और तो हम बात करते हैं आपसे और शुरू करते हैं आज का जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। इसमें देखिए क्या आया था। तो यहां पे ये कहता है कि 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म हैं। ठीक है ना। अब अभाज्य युग्म है, लेकिन ध्यान दो उसने पेपर में लिखा भी था। अब हमेशा याद रखो कि इंग्लिश जो होता है वो मान्यता, आप हिंदी समझ में ना आए तो इंग्लिश लो। अभाज्य युग्म पूछा, मतलब पेयर पूछा था। हाउ मेनी ट्विन प्राइम्स आर देयर इन द नंबर फ्रॉम 1 to 50, 1 to 50। ठीक है। अब यहां से जब हम शुरू करेंगे तो मैं कहता हूं कि सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। 2 के बाद कौन है? 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19। ठीक है ना। 19 के बाद आपका आ जाएगा फिर 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 31, 31। फिर आपका आएगा 37, इधर लिख देता हूं 37। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 41। उसके बाद क्या आएगा? 45। ठीक है ना। कोई नंबर छोटा तो नहीं है। तो आप देखिए किसके बीच में 2 का गैप है। तो 3, 2, 5, यहां पे 2 का गैप है। एक ट्विन प्राइम हो गया। 5, 2, 7, दूसरा ये हो गया। फिर 11, 2, 13, यहाँ पे तीसरा हो गया। 17, 2, 19, ये चौथा हो गया। ठीक है ना। और ये आपका क्या हो गया? पांचवा हो गया। और ये क्या हो गया? छठा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4, 6 आपका राइट आंसर होगा। तो आपने देख लिया होगा कि कितने 1 से 50 तक कितने ट्विन प्राइम होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि 6 होते हैं। ये फिक्स पैटर्न के सवाल हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस में चीजें याद होती है तो आप पेन भी ना चलाते, ये करना नहीं पड़ता आपको। ठीक है ना। चलो, हमने जो मैथ की प्रैक्टिस कराई है उसमें ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि निपुण भारत मिशन के अनुसार राज डैश वर्ष के अंत तक ग्रेड 3 तक मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि जो निपुण भारत मिशन का जो के अनुसार जो था वो 26 से 27 तक उन्होंने ये कहा कि मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित कर लेंगे बच्चे। ये इनका टारगेट था, लक्ष्य था। तो आपको आंसर 3rd इज द राइट आंसर। ठीक है। आगे बात कर रहा है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड में, अब पिरामिड की बात क्या करेंगे, देखो कैसे ये बहुत काम आएगा आगे के लिए। इतना काम आएगा या आप ये मानिए कि आगे के पेपर के लिए अगर इनको आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया तो इनकेस, चलो ठीक है जैसा ही पेपर गया, ठीक है ना, लेकिन एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पिरामिड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि उसने कहा कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड, पिरामिड ये होता है, मान लीजिए ये एक ऐसे पॉइंट बाहर रखा और उसी पॉइंट से उसके सभी शीर्ष को मिला दिया। तो आपको पता है कि एक फलक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा सामने वाला। तो कितने फलक हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर फलक कितने होंगे? 4 होंगे। तो आप आंसर देखो, एलिमिनेशन मेथड क्या है, तो ना तो ये हो सकता है और ना ही ये हो सकता है। और किनारों की बात करूंगा, देखो 1, 2, 3 किनारे ये हैं, 4, 5 और 6, तो टोटल किनारे कितने बनेंगे? 6। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये तरीका आपको पता होना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अमिता स्थान ए से प्रारंभ करके स्थान बी तक 4 घंटे 44 मिनट में पहुंचती है और वहां से वापस प्रारंभिक स्थान पर ए पर 3 घंटे 24 मिनट में पहुंच जाती है। यदि वह वापस 2:30 पर पहुंचती है तो उसका स्थान ए से चलने का प्रारंभिक समय क्या था? तो मेरी बात ध्यान सुनो कि मतलब उसने, अगर मान लीजिए, अभी सवाल आप ओरली बना सकते थे। कैसे? वो ए से गई, ठीक है ना, स्थान ए से बी तक गई तो कितना टाइम लगा? तो आपने कहा 4 घंटे 44 मिनट, 4 घंटे 44 मिनट लगा। ठीक है ना। और वापस आई 3 घंटे 24 मिनट में।
कितना 3 घंटे 24 मिनट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 7 घंटे तो ये हो गया 7 आवर टोटल, प्लस 24 और 44 68 मिनट ये हो गया 68 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 8 घंटे 8 आवर और 8 मिनट हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? मतलब उसको आने और जाने में 8 घंटे 8 मिनट हो गया। तो आप मुझे बताइए कि वो कितने बजे कह रहा है कि यदि वह वापस 2:30 पर पहुंचती है, इसका मतलब है कि 2:30 को आप लिख दीजिए 14:30 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इतनी बात तो आप मन में कर सकते थे कि नहीं कर लेते। 14:30 में से आप 8 घटा दो, 8:08 घटा दो, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि 30 में से 8 जाएगा तो 22 आएगा। तो मैं ये कह दूंगा कि जो आंसर होगा 22 होगा। 14 में से 8 गया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 6:22 AM पर वो क्या कहा था, उसने बिंदु ए से चलना शुरू किया था, ठीक है। इतना ही करना था बस, इतनी बात आप मन में कर लेते, घटा दे डायरेक्ट आ जाता। फिलहाल इतना लिखते ही पता चल जाता है कि आंसर वही होगा। 30 में से 8 गया 22, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? यही चीजें आपको सीखने की जरूरत थी बेटा, ठीक है ना। गलतियां सबसे होती हैं, सब कोई घबराने की बात नहीं है। फिर भी जब आप अपनी चीजों को लेकर थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो गलती नहीं होगी, ये विश्वास मानिए मेरा। कह रहा कि किस भारतीय गणितज्ञ के कार्य को गेम थ्योरी से संबंधित किया जा सकता है? गेम थ्योरी के, तो हालांकि ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, मतलब कहने का है कि इसमें कोई वो नहीं, अगर पढ़े रहेंगे तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो कह रहा है किस भारतीय गणितज्ञ के कार्य को गेम थ्योरी के संबंधित किया जा सकता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सो महावीर को, ठीक है ना, महावीर को। आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि एक आयत का परिमाप 410 मीटर है और इसकी लंबाई 123 है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? आप ये जानते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है? 2l+b होता है, और 2l+b इज इक्वल टू कितना है बेटा? 410 है, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, 0 2 पंचे 10, और उसने ये कहा है कि उसकी लंबाई 123 है, तो चौड़ाई हमसे पूछा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 123 घटा दूंगा 12 में से, 15 में से, हाँ 5 में से 3 गया क्या आ जाएगा? 2। मैं तो यही कहूंगा आंसर वही होगा जहां पे 2 होगा लास्ट में। इसका मतलब ना तो ये बन सकता है और ना ये बनेगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 8, ठीक। 1 में से गया 0, सो 82 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? सही है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि पैटर्न, एक पैटर्न, ये तो कह सकते हो कि रीजनिंग का सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन मैथ्स भी पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में कि पैटर्न 325, 259, 204, 160, 127, 105 में लुप्त संख्या है, में लुप्त संख्या है। तो मेरी बात आप ध्यान सुनिए कि अगर लुप्त संख्या पूछे, पहले आप पैटर्न तो चेक करो क्या है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि 105, 27 कितना हो गया बेटा? ये 22 का अंतर है, ठीक है ना, मतलब -22 हुआ है। और यहां पे मैं देखूंगा तो 10 में से 7 गया कितना हो गया? 3, और 4 में से 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 3, ये हो गया। अगर मैं यहां पे देखूं तो क्या आ जाएगा? बस मुझे पता चल रहा है, सीरीज पता चल जाएगी। सब -33, -22 है ना। अगर -44 आ जाए तो मतलब कहूंगा कि ये कितना? 4 में से 0 गया कितना हो जाएगा? 4, और 10 में से 6 गया 4, -4, मतलब कि -44, -33। इसका मतलब है ये जो संख्या है ना यहाँ पे क्या होगी? इसके बीच में क्या होगा? तो आप समझिए -44, -33, -22, इसके बाद ये जो नंबर होगा वो -11 होगा। इसका मतलब 105 में से -11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप मुझे बताओ। तो 5 में से 1 गया क्या होगा बेटा? 4 बनेगा, और 10 में से 1 गया क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, मतलब कि 94 इज द राइट आंसर। तो यहां बताओ कौन सा ऑप्शन है? तो आप कहेंगे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने आराम से सवाल बन जा रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, कह रहा है विद्यार्थियों को चित्रलेख पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप किसी बच्चे को चित्रलेख पढ़ा रहे हैं तो बताओ उसका मेन एम क्या हो सकता है? तो कहेंगे विद्यार्थियों को कक्षा के क्रियाकलापों में शामिल करना, ठीक है, रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना। फिर कह रहा है विद्यार्थियों में ड्राइंग कौशल विकसित करना, कक्षा में विद्यार्थियों को खाली समय का उपयोग करना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप खाली समय के लिए आप ये थोड़ी कर सकते हैं, उसको आप सिखाएंगे, लेकिन ये थोड़ी चित्रलेख करेंगे। आप ये कहेंगे कि ठीक है ये ऑप्शन बन नहीं सकता है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन बन नहीं सकता है। देखिए कह रहा विद्यार्थियों में ड्राइंग कौशल विकसित करना। आप ड्राइंग कौशल के एम से थोड़ी ना बताएं विद्यार्थियों को चित्रलेख पढ़ाने का मतलब आप ये समझ। फिर कह रहा रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना। फिर कह रहा विद्यार्थियों को कक्षा के क्रियाकलापों में शामिल करना। बताओ भाई कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का? तो यहाँ पे आंसर आप कौन सा हो जाएगा? मतलब आपको ये एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। मतलब जैसे मैंने 2 कट कर लिया, आप भी ऐसे कट करें। तो आप जब भी जानते हैं चित्रलेख किसी भी चीज को मतलब कह रहा रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना। फिर कह रहा विद्यार्थियों को कक्षा के क्रियाकलापों में शामिल करना।
ये बात तो ठीक है, और भी बहुत सारे काम है क्रियाकलापों में शामिल करने के लिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको टेक्निक सीटेट में या किसी भी एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना चाहिए, जिससे आप में आंसर अगर नहीं भी आ रहा है तो वहां से आप आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर 80% पता है 20% वो करेक्ट हो जाएगा। कराक निम्न में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है? कैसे? अवरोही क्रम में। अवरोही मीन्स घटते क्रम में। तो आप देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, पहले ये चेक करो। तो जैसे यहां पे देखो 8/11 लिखा है, 5/9 लिखा है, 4/5, 3/7, कौन सा सबसे बड़ा है पहले ये ढूंढ लो। घटते हुए क्रम में लिखना है। तो आप मुझे ये पता है कि यहां पे मैं देखूंगा, मेरी बात ध्यान सुनो, तो 5 के 4 मैं कहता हूं ये 0.8 है, अभी देखो, और यहाँ 7 चौक 28, 0.4 है, ये 9 पीछे 45, 0.5 है ना, और ये कितना है 11.7। तो आप बताइए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा नंबर ये है, नंबर 1 पे। फिर उससे छोटा कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये है। ठीक, फिर उससे छोटा कौन सा है? फिर आप कहेंगे सर ये है। तो सबसे छोटा कौन सा? ये है। तो आंसर वही होगा जो सबसे छोटा 3/7 है। देखिए ये वाला नहीं है, तो आप देखिए कौन सा है। नंबर 1 पे 4/5 होना चाहिए, 4/5 एक ही ऑप्शन में है। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? बहुत आराम से कर लेते सवाल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि सुश्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका स्थानीय मान की अवधारणा के शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की ठोस वस्तुएं जैसे माचिस के तीलियों के बंडल, आइसक्रीम के डंडियां, रंग बिरंगे बटन, आधारभूत पेन के ब्लॉक्स इत्यादि अपनी कक्षा में लेकर आती है। तो बताइए कि वो क्या मतलब कहने के लेकर आती इत्यादि निम्नलिखित में से जोल्टन पी रेंज के सिद्धांत के किस नियम का उपयोग करके उनके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है ना। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी ऑफ जोल्टन पी डाइंस इज बीइंग यूज्ड बाय हर। तो आप देखिए कह रहा कि दृश्य मापिता नियम नहीं, दृश्य मापिता नियम नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है कि बोधगम्यता, ये प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तन नियम। बताओ यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान ले रहा है नहीं ले रहा है? अरे भाई उसने क्या किया, ठोस वस्तुएं जैसे माचिस के तीली लिया, बंडल लिया, आइसक्रीम की डंडिया लिया, रंग बिरंगे बटन लिया, तो ये क्या किया, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक लिया कि नहीं लिया? गणितीय परिवर्तनता नियम नहीं, गतिशीलता नियम नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, और क्वेश्चन में कुछ नहीं था, फिर भी गलतियां हो गई होंगी। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ क्लास टीचर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग टेबल शोइंग कलर्स ऑफ आई ऑफ 40 स्टूडेंट। ठीक है ना, मतलब 40 स्टूडेंट की जो आई कलर के आई हैं उनको बताया गया कैसे कैसे कलर हैं, जैसे बॉयज और गर्ल्स हैं, उनकी आंखें क्या हैं, 5 ऐसे हैं लड़के हैं जिनकी आंखें नीली हैं, फिर ब्राउन है, ब्लैक है। तो मुझे पता है कि बॉयज कितने होंगे, तो 11 और 5 और 9, 11 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 7 3 10 10 20, मतलब कि बॉयज भी 20 हैं और गर्ल्स भी 20 हैं। ठीक है ना। आते हैं हम ऑप्शन की तरफ यहाँ पे। तो कह रहा है कि चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मुझे ऊपर लेके जाना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। तो देखो हिंदी में ले जाते हैं हम। कह रहा है तो अभी यहीं पे मैं क्या कहूंगा बेटा, कि टोटल लड़के कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 20 हैं, और टोटल लड़कियां कितनी हैं, वो भी 20 हैं। ठीक है ना। अध्यापक ने 4 विद्यार्थियों को कहा कि इस तालिका के बारे में एक एक कथन श्यामपट पर लिखें। ठीक है ना। एक लड़के ने लिखा कि लड़कों लड़कियों की संख्याएं समान हैं। ठीक है, ये बात तो सही है, समान है ना, 20-20 बराबर है। अधिकतर विद्यार्थियों की आंखें काले रंग की हैं, तो ज्यादातर विद्यार्थियों की, यस सही बात है। 11 और 10 21, मतलब 40 में से 21 बच्चे तो क्या हैं, काले रंग के हैं। 11 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, ये भी बात सही है। नीली आंखें वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है ना। तो नीली आंखें वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 7 5 12 है ना। अरे भाई ये हो गया, तो विषम नहीं है, तो ये वाला हमारा क्या गलत हो जाएगा। भूरी आंखें वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है, 4 3 7 यस है। तो हम कहेंगे कि आंसर होगा ए बी और डी। सो ऑप्शन ए बी डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? तो सबसे कम उपयुक्त है, इसकी बातों को ध्यान देना कि वो नेगेटिव पूछा है, सबसे कम उपयुक्त है। तो कह रहा है कि वो बार बार हो सकता है कि उनकी पहचान ना की जाए। ठीक है ना। और फिर कह रहा है उनका वर्णन किया जा सकता पर विश्लेषण नहीं किया जा सकता। अरे भाई, कह रहा है कि गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है?
वो बार बार हो सकती हैं यदि उनकी पहचान नहीं की जाए। ये तो बात सही है, अगर एक बच्चा क्लास में बार बार गलती कर रहा है और उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो गलती करता जाएगा, ठीक है ना, ये तो सही हो गया। लेकिन आप सबसे कम पूछा तो ये आंसर नहीं बन सकता। उनका वर्णन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, परंतु विश्लेषण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता भैया? जब आप विश्लेषण नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा? इसका मतलब ये हो गया, चलो ठीक है। वो दोहराई जा सकती है, यस हो की जा सकती है। वह नैदानिक परीक्षा द्वारा पहचानी जा सकती है, यस की जा सकती है। इसका मतलब है कि सबसे कम उपयुक्त आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। गणित पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में निम्नलिखित में से कौन सा से चरण शामिल है ना? तो जब आप गणित बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप कौन सी समस्या समाधान विधि का उपयोग करते हैं? कह रहा है कौन से चरण शामिल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है गणितीय समस्याओं को प्रस्तुत करना और समाधान के चरणों का निर्देश देना। आप जैसे आपने क्या कहा, गणितीय समस्याओं को प्रस्तुत करना, ठीक है, ये तो बात अच्छी है। समाधान के चरणों का निर्देश देना, निर्देश नहीं दिया जाता, वो कराया जाता है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो नहीं बनेगा, गारंटी, ठीक है। विद्यार्थियों की वर्तमान समझ के आधार पर एक कार्य का सृजन करें, यस सही बात है। उन्होंने जो समझा एक नया उसे दे दिया तो वो आप क्या हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सही है। दैनिक जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना और निहित गणित को समझाने में विद्यार्थियों की सहायता करना, यस ये तो सबसे अच्छा है। शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से समस्याओं को समाधान खोजने में भाग लेने और समाधान को उचित सिद्ध करने के अवसर देना, यस। जब आप उसको अवसर नहीं करेगा कैसे? इसका मतलब BCD इज राइट आंसर। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है बात। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वो क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए जो है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि मतलब कि 2005 का जो NCF था, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, है ना, उन्होंने कहा कि गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुमान सन्निकटन और दिक् स्थान संबंधी विवेचना का उपयोग करके समस्या समाधान करना, तीव्रता से मानसिक गणना करना, समस्या समाधान की प्रक्रियाओं का शिक्षण और अधिगम, समस्या समाधान में सूत्रों और गुणन सारणियों का स्मरण, और स्मरण तो कभी जहां पे आ जाएगा मतलब कहने का वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तीव्रता से मानसिक गणना करना, ऐसा थोड़ी ना होता है। समस्या समाधान की प्रक्रियाओं का शिक्षण और अधिगम, ठीक है ना। और फिर आगे आपसे कह रहा है कि समस्या समाधान की, अब बताओ आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में कौन सा ऑप्शन होगा जरा बताइए आप, फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है। तो आप यहां से आराम से बता सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन बचे गए हैं, पहला और तीसरा, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, अनुमान सन्निकट और दिक् स्थान संबंधी विवेचन का मतलब यहां पे आ भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड स्पेशल रीजनिंग, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है कि टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ प्रोसीजर्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, नहीं, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका बनेगा कि अनुमान सन्निकट और दिक् स्थान। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है ना, हिंदी इसकी थोड़ा सा वो है, तो आप इंग्लिश से प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड द स्पेशल रीजनिंग, ठीक है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है ना। देखो चलो, ये कह रहा कि गणित की अध्यापिका ने मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा कि इससे आप एक वर्ग बनाओ, ठीक है ना। मोहन आयताकार कागज को एक तरफ से मोड़कर वर्ग बना देता है। मोहन वैन हीले की ज्यामितीय समझ के सिद्धांत के किस स्तर पर है? तो आप ये समझिए कि वो आयताकार कागज लिया है, तो जहां पे आकृति पहचानते हैं, वैन हीले की थ्योरी कहती है जहां पे बच्चा आकृति को पहचानता वो स्तर 0 में आता है। इसका मतलब विजुअलाइजेशन हो जाएगा, लेवल 0 में विजुअलाइजेशन कर रहा है बच्चा। इसका मतलब है कि सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। स्तर 0 होगा, लेवल 0 एंड विजुअलाइजेशन। जब भी बच्चा किसी आकृति को पहचानता है तो वो किस स्तर में आएगा? वैन हीले के द्वारा वो लेवल 0 में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से अक्षर की एक सममित रेखा होती है? ध्यान दीजिए, सममित रेखा आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो एक्स है, सममित मतलब है कि सिमेट्री आपसे पूछा है। जैसे आप बुक ओपन करते हैं तो बुक को जब आप बंद करेंगे तो ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है ना। अब मेरे हाथ है दोनों, मैंने हथेली को दोनों ओवरलैप कर गए, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है? सिमेट्री कहलाता है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ए लिखा है तो ए को वर्टिकल सिमेट्री है। जैसे एच लिखा है तो एच को आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कट कर सकते हैं, जब आप उसको मोड़ेंगे तो ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब है, कह रहा है कि निम्न में से किस अक्षर की एक सममित रेखा हो सकती? एक्स की मुझे लगता है कि बताओ, एक्स को आप ऐसे कट करेंगे, देखो ऐसे है, आप इसको कट करिए, मिलाइए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप ऐसे करिए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, ये है
ठीक, आपने इसको कट किया, जब इसको आप मोड़ेंगे तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन एक पूछा है तो मुझे दिख रहा है, इसमें तो कई सारे बनेंगे। ओ को आप चाहे जहां से कट कर दीजिए, ऐसे 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 बन ही जाएगा। एस को, एस तो कोई सिमेट्री नहीं होगी, तो इसका मतलब यहां वी है। बी को क्या करेंगे आप, ऐसे बीच से कट कर दिए, मोड़िए, देखिए आता कि नहीं आता। सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। देखते ही सवाल आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। ये दो संख्याओं का एलसीएम 18 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती? कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती? तो मेरी बात ध्यान सुनो कि जब भी कोई संख्या एलसीएम लिखा होता है उसके साथ एचसीएफ प्रोडक्ट में होता है हमेशा। अगर बताओ 18 का मल्टीपल कौन नहीं है? 18 पे 18 छक्का 108, 18 चौक 72, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे क्या होता है? 144 है ना। तो 128 आता है क्या 18 पारी में? कभी नहीं आता, इसलिए सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसका मतलब है कि अगर एचसीएफ 18 है तो एलसीएम कभी भी 128 नहीं आ सकता। देखो कैसे, मान लीजिए कि संख्या अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, तो कहूंगा कि 18x और 18y है। आप x और y जब निकालेंगे तो जो संख्याएं होंगी वो 18 का मल्टीपल तो होंगी। अगर इन्हीं का आप क्या कर दिए, एलसीएम निकालेंगे। आप देखिए, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो 18xy, आप x और y की वैल्यू जो कुछ भी आएगी, लेकिन नंबर जो कुछ भी होगा वह 18 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? 128 18 के पहाड़े में आता नहीं है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कभी भी 128 नहीं हो सकता अगर सीएफ 18 दे रखा है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन, मतलब कहने का है कि एग्जाम्पल ऑफ द टास्क बेस्ड क्रिएटिव थिंकिंग दैट कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट और ग्रेड 5 है ना। तो एक सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है, मतलब कक्षा 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। एक सृजनात्मक चिंतन के लिए कौन सा ऐसा कार्य है? तो आप बताइए कि एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से आधी, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यस, आप उसको लंबाई चौड़ाई जानेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए उसको फॉर्मूला याद करेगा। तो या तो क्रिएटिव उसके साथ के पढ़ा लीजिए तो रटने पे हो जाएगा ना, ये थोड़ी ना होगा क्रिएटिव। इसमें कौन सा माइंड लगाएगा? कलम जोड़ द्वारा 415 और 237 जोड़े, यहां भी कुछ नहीं करेगा। सूत्र की सहायता से, जब सूत्र की सहायता हो गई तो कौन सा उसने क्रिएटिव माइंड लगा दिया भाई? तो ना तो ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये एलिमिनेशन मेथड है, इस मेथड से आप सवाल के आंसर बना सकते हैं। नहीं पता है फिर भी, ठीक है ना, नहीं पता है फिर भी कैसे आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं हो सकता। आगे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आंकड़ों के प्रबंधन के 4 स्तरों, यानी कि आंकड़े एकत्रित करना, संगठित करना, निरूपित करना और प्रतिपादित करना को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाती है? तो देखिए, जैसे आप क्या करते हैं कि कौन सी आंकड़ों के प्रबंधन के 4 स्तरों, आंकड़े जो इकट्ठे किए तो 4 स्तर होता है, कौन कौन सा? तो आप कहेंगे यानी कि आंकड़े एकत्रित करना, आपने डेटा एकत्रित कर लिया, ठीक, संगठित करना, निरूपित करना और प्रतिपादित करना को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है। विद्यार्थियों को एक कैलेंडर पर अपनी जन्म तिथि को चिन्हित करने के लिए कहना, ये थोड़ी ना होगा। आप अपनी जन्म तिथि को करेंगे तो डेट लिख देंगे, है ना। तो आप आंकड़े थोड़ी एकत्रित कर पाएंगे सारे, संगठित भी करना है। कह रहा है विद्यार्थियों को पसंदीदा कार्टून का नाम लिखने का, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या आंकड़े एकत्रित करना कि विद्यार्थी स्कूल कैसे जाते हैं और फिर विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यातायात के विभिन्न साधनों की तुलना करना, ठीक है ना, ये बात तो सही है। जैसे क्या किया कि आंकड़े एकत्रित करना और विद्यार्थी स्कूल कैसे जाते हैं, पहले पता करो विद्यार्थी स्कूल कैसे जाते हैं। तो कोई कहेगा आप आंकड़े साइकिल से आते हैं, बाइक से आते हैं, बस से आते हैं, ठीक, सवारी से आते हैं, ये एकत्रित। फिर विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यातायात, आप सोचेंगे ये, ठीक है ना। फिर विभिन्न साधनों की तुलना करना, ठीक है ना। तो चाहे निरूपित करना और प्रतिपादित करना, तो हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसमें क्या करें, विद्यार्थियों से उनके पसंदीदा खाने की सूची बनाने का, अरे नहीं भाई, विद्यार्थी खाना बनाता नहीं, बना भी नहीं पाएगा ना, सूची इकट्ठा, उसे पूरी बात ही नहीं पता होगी। वो क्या बस नमक जानेगा, चीनी जानेगा, तो फिर इसलिए वो आंसर नहीं हो सकता। आपको आंसर एप्रोप्रिएट देना होता है, ठीक है ना, एप्रोप्रिएट देना होता है। आगे कह रहा है कि एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर समान है, ठीक है ना, उस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? देखो कितना आसान सवाल था कि एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल। अगर यहीं पे मैं बात करूं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4a होता है, और संख्यात्मक मान मतलब क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है, इस a से कट जाएगा, तो a इक्वल टू क्या होगा, 4 हो जाएगा। उस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, 4 इकाई हो जाएगी। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इससे ज्यादा आसान सवाल की आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं इस पेपर में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त है, ठीक है ना, ध्यान सुनो।
कह रहा बच्चे वर्तमान स्तर पर प्रवीणता के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करने पर ही अधिगम के प्रतिफलों को अगले स्तर पर आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग कर प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशलों या अवधारणाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। स्पष्ट और मापने योग अधिगम के प्रतिफलों को परिभाषित किया गया है जो योग्यता अधिग्रहण के रास्ते हैं। अधिगम प्रतिफलों को सशक्त करने के लिए दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधियां बनाना। ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है कि सबसे कम उपयुक्त कौन है। ठीक है ना, सबसे कम उपयुक्त कौन है। आप ये जानिए कि मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशलों या अवधारणाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। यस, ठीक है ना, ये तो सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम, ये 4 ऑप्शन दिए, सबसे कम उपयुक्त, 100 ऑप्शन, सेकंड इज द राइट आंसर। बच्चे वर्तमान स्तर प्रवीणता के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करने पर ही अधिगम के प्रतिफलों को आगे स्तर पर आगे बढ़ाते हैं। मतलब अधिगम प्रतिफल के बारे में पूछा है तो सबसे कम जो उपयुक्त होगा आपका आंसर सेकंड आ जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो क्या कह रहा है कि ये एक 6 अंकों की संख्या है ना 72x292 जो 36 से भाज्य है तो 3x + 2 का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है ना, बढ़िया सवाल है। देखो क्या लिखा है, संख्या 72x292 किससे भाज्य है, संख्या 36 से भाज्य है। संख्या 36 से है तो संख्या वो 9 और 4 दोनों से होगी। ठीक है ना, संख्या अगर 36 से है तो वो 9 और 4 दोनों से होगी। तो मैं कहता हूं संख्या 4 से तो है, 9 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 और 7 2 9, 2 2 4 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा 5 3 15 2 17। सो ऑप्शन फर्स्ट द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है बात कि नहीं, बताओ भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा है कि राधा ने चावल के 9 बोरियां खरीदी जिसमें से प्रत्येक में चावल का भार 9 किलोग्राम 955 ग्राम है। इन बोरियों में चावल का कुल भार है। ठीक, कुल भार कितना है भी कैसे दिया, किलोग्राम में दिया है। तो 9 बोरी खरीदी, ठीक है ना, और प्रत्येक में चावल का भार इतना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 9 गुणे 9 पॉइंट 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.995। ठीक है ना, तो मैं ये मोटा मोटा कह सकता हूं कि ये 9 10 10 9 90। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, या आप क्या करेंगे, ये मैंने किलोग्राम में कर लिया तो 9 × 45 के 5 9 9 81 4 81 4 85 के 5 हासिल कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। और 9 9 81 8 9 80 के 9 हासिल 8 9 9 81 8 9 80 पॉइंट आएंगे यहाँ पे 89.955। तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। इतना ही गुणा करना था और कुछ करना आपको नहीं था। यहां पे पता चल गया था कि डबल 5 आया था यहाँ पे, तो एक ही ऑप्शन था जहां लास्ट में 2 5 थे। तो इतना भी ना करते, यहीं पे हम रोक देते तो आंसर हमारा मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण है जो भाग को संभागी संरचना के रूप में दर्शाता है वास्तविक जीवन से। तो कह रहा है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, अध्यापक 5 समूह बराबर संख्याओं बनाना चाहते हैं और प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी। ये तो बिल्कुल वास्तविक हो गया। 5 का 10 के बराबर समूह में विभाजन करना, 50 का अरे डिवाइड कर देंगे, ये कौन सा वास्तविक हो गया। एक पैकेट में 10 बिस्कुट है, ऐसे 5 पैकेटों में कितने बिस्कुट होंगे, नहीं। एक पैकेट में 60 टॉफी हैं, समीर इन्हें अपने मित्रों में बांटना चाहता है, उनके हर मित्र को कितनी टॉफी मिलेगी। अरे भैया कितने मित्र हैं ये तो बताओ। कह रहा है कि एक पैकेट में 60 टॉफी है, समीर अपने मित्रों में बांटना चाहता है, उसके हर मित्र को कितनी टॉफी मिलेगी, कितने मित्र ये तो बताओ। ठीक है ना, तो ये वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है, आसान था ना पेपर ये वाला आपका। मैथ तो कुछ ज्यादा ही आसान आई थी इसमें, खैर कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के गणित के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, भविष्य के गणितज्ञों को पहचानना, शिक्षार्थी के बुद्धि स्तर का निर्धारण करना, अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाना और उनके अनुसार शिक्षा शास्त्र में संशोधन करना। ठीक है ना, तो आप बताओ कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित के आकलन कैसे करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। अब बताओ, भविष्य के गणितज्ञों को पहचानना, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी के बुद्धि स्तर को निर्धारण करना, कभी नहीं हो सकता। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के गणित के शिक्षार्थियों को तैयार करना, अरे भाई जिस लेवल का है उससे पहले भी इसको पढ़ाओ ना। फिर क्या करेगा, अधिगम में रहेगी महत्वपूर्ण कमी, अरे इसको जो कमियां है ना उसको पहले पूरा करो, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उनके अनुसार शिक्षा शास्त्र में संशोधन करना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। यहां पे क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या कह रहा है कि अंकों 8 7 8 2 7 0 और 6 के उपयोग से 5 अंकों की बनाई जा सकती सबसे बड़ी
और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो जब सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? 8 87620, 87620, ठीक है ना। फिर कह रहा कि सबसे छोटी जो संख्या होगी तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 0 फिर 6 7 8, ये लिखेंगे। अंतर पूछा है तो 10 में से 2 गया 8 गया 2 आ जाएगा। मैं तो कहता हूं अंतर वही होगा जहां पे लास्ट में 2 होगा, सब में आ रहा है। 11 में 7 गया 4। अब बताओ 42 कहाँ आ रहा है? सब में आ रहा है। फिर यहाँ 5 15 में से 6 गया क्या गया 9, 942 कहाँ आ रहा है? सब में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 69 42 कहाँ आ रहा है? अब देख लीजिए 69 42 कहाँ आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, यहाँ भी आ रहा है। तो मुझे इसका मतलब वहां और यहाँ आ रहा है, ना तो ये बन सकता है और ना ये बन सकता है। यहाँ बचा कितना? 7 में से 2 गया क्या हो जाएगा 5। तो सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। आसान था कि नहीं? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि संख्या 28, हाँ देखो ध्यान दो, संख्या 2853847 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो एक तो स्थानीय मान क्या होगा? इकाई दाहीं सैकड़ा। एक स्थानीय मान क्या होगा? 800 बन जाएगा। दूसरा क्या होगा? इकाई दाहीं सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 8 लाख हो जाएगा। कितना होगा? 8 लाख हो जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 8 लाख। तो आज इनका क्या पूछा बेटा आपसे? इनमें अंतर पूछा गया है। तो आप जानते हैं यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 10 में से, सॉरी 0 0 रहेगा ये, और 10 में से 8 गया क्या हो जाएगा 200। आंसर तो वही होगा लास्ट में जहाँ 200 होगा, 200। तो एक तो यहाँ पे आंसर है और एक यहाँ पे 200 यहाँ है और 200 यहाँ, यहाँ नहीं है और यहाँ 2000 है, तो ये नहीं बन सकता। एक डिजिट और मुझे फाइंड करना होगा। फिर क्या आ जाएगा 92 यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगा 9, तो 99, और फिर क्या हो जाएगा 799200, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 799, 999 नहीं होगा बेटा, यहाँ पर 999 दे रखा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा आप देख रहे होंगे सवाल बहुत हार्ड आया नहीं था, बढ़िया सवाल आए थे और आसान थे आपके पेपर के, ठीक है ना। बल्कि इवन ये कह सकता हूं कि पेपर 2 थोड़ा सा इसके लेवल में कहीं देखा है तो काफी अच्छा था। लेवल 2 अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आप ये मान लीजिए कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं ना, फिर भी आप लेवल 2 के पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे पूरा। क्यों? क्योंकि वो वहां पे आप सेकंडों में सवाल लगाते हैं, सेकंड वाले है ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है करने की। तो ये नहीं कि आप इसकी तैयारी करें तो ये कर लेंगे, आपको बेसिक पता होता है, लेकिन हर एग्जाम का अपना अपना क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। या वहां पे आपको 50 सेकंड भी समय नहीं देता है, यहाँ पे पूरे पूरे 1 मिनट दे रहा है, तो ठीक है ना। इसका मतलब उतने लॉजिकल सवाल नहीं होंगे कि ट्रिक के द्वारा ऐसे आप डायरेक्टली बना पाए। तो देखिए आते हैं, कह रहा है गणित में कंप्यूटेशनल कौशल को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। गणित में कंप्यूटेशनल कौशल को बढ़ाया जा सकता है। कंप्यूटेशनल कौशल इसके लिए द मैथमेटिक्स कैन बी एनहांस्ड बाई अवधारणाओं और क्रियाकलापों को स्पष्ट करके अधिक अभ्यास पर बल देने के द्वारा, अवधारणात्मक ज्ञान देने, है ना, मतलब कि गिविंग कंसेप्चुअल नॉलेज। केवल कलन विधि का केवल जहां लग जाए वो गलत हो जाता है, आप याद रखिएगा, सोचो ही मत। क्रियाकलापों का संचालन करके, तो ठीक है, क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता? कह रहा है कि अवधारणाओं और क्रियाओं को स्पष्ट करके अधिक अभ्यास और बल देने, बल के द्वारा। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आज के हमारे कौन से लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं मैथ्स के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम कह रहा है वो संबंधपरक समझ को बढ़ाना चाहिए, यस, है ना। इससे संबंधपरक समझ को बढ़ाना चाहिए, या प्रकृति में गतिशील और सुसंगत होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए, या आनंददायक और स्थिर। स्थिर का मतलब जानते हैं क्या? रिज्ड, रिज्ड लिखा है। रिज्ड मतलब स्थिर, कठोर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि सबसे कम उपयुक्त हो। आप कीवर्ड ढूंढ लीजिए जहां पे स्थिर मिल गया, मतलब रिज्ड मिल गया, आप समझिए कि वो नहीं है, तो आपका सबसे कम के लिए है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। बाकी ये सब तो कह रहा है इसे गणित संबंधों को बनाने में मदद करनी चाहिए, सही बात है, मदद करनी चाहिए। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कि एक प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा परंतु 360 छोटा होता है, ये तो सही है, ये बात तो सही है। कह रहा कि 2 न्यून कोणों को एक साथ रखकर प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है, ये कौन कहता है? आप प्रतिवर्ती कोण जो होगा, एक तरफ तो कह रहा है अगर ये सही है, इसका मतलब है अगर प्रतिवर्ती कोण x है तो वो क्या होगा? 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं कि आप 2 45 45 के 2 डिग्री कोण, 2 कोण ले लो 45 45 के, तो आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? वो 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा?
90 डिग्री आ जाएगा। तो एक प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा परंतु 360 से छोटा होता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात कहाँ होगी कि दो नून कोणों को एक साथ रखकर एक प्रतिवर्ती कोण बना सकता है? नहीं बना सकता ना, आप 90 ही बनेगा। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी आप चेक कर लो। दो न्यून कोण को एक साथ रखकर एक अधिक कोण बनाया जा सकता है, अधिक कोण बनाया जा सकता है। यस, आप ऐसा रख दीजिए, एक 80 रख दीजिए और एक 70 रख दिया, तो आपने क्या कहा कि 150 डिग्री हो गया, तो बना दिया ना अधिक कोण, है ना, अधिक कोण बना दिया। चलो, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण को एक साथ रखकर एक ऋजु कोण बनाया जा सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप ऐसा करके अधिक कोण बना ही सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा, सॉरी मतलब ऐसा हो सकता है, और दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक अधिक कोण बनाया जा सकता है। यस, बनाया जा सकता है। एक न्यून कोण ले लिया और एक अधिक कोण ले लिया, और आप ऋजु कोण मतलब 180 डिग्री बना सकते हैं। आप बना सकते हैं ना, अरे भाई 100, अब आप एक क्या ले लो, 130 ले लो, एक क्या ले लो, 50 ले लो, तो क्या बनेगा, ऋजु कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो है आपका कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। आई होप कि आपने मिला लिया होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे ही आ रहे होंगे। लेकिन पेपर आपने दिया, आपने क्या महसूस किया पेपर देकर, और मैंने जो सोल्यूशन किया तो आपने गलती कहाँ की, इन चीज़ों को एनालाइज करके आप एक पन्ने और पेज पे लिख लीजिए, ये आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम और भी क्लासेस लेकर जब आएंगे तो वहाँ पे आपसे मुलाकात करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।